नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी शेयरों ने भरा जोश। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त। सेंसेक्स 480 और निफ्टी 140 पॉइंट उछला। घरेलू एलपीजी पर 22,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला। कैबिनेट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बिल में बदलाव को भी की मंजूरी। 5G सर्विस के लिए हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों पर सरकार ने बढ़ाया दबाव। नवंबर में सैमसंग तो दिसंबर में एप्पल करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। लगातार बारिश के बीच अब कई राज्यों में डेंगू का खतरा। दिल्ली के अस्पतालों में 15% तक बेड रिजर्व। यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केस। जम्मू में 1 साल में रहने वाले बन पाएंगे वोटर। चुनाव अधिकारी ने जारी की अधिसूचना, लेकिन फैसले पर मचा सियासी घमासान। यूक्रेन पर हमला करने में पुतिन ने की गलती। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, परमाणु हमले नहीं करेंगे पुतिन। इधर रूसी हमले कीव, खार्किव में हुए तेज। और खबरों की शुरुआत करेंगे कैबिनेट के अहम फैसले से। आज कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी के लिए 22,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस फैसले की जानकारी सबसे पहले आज सुबह सीएनबीसी आवाज ने आपको दी थी, इस फैसले की जानकारी, और अब सरकार ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और कैबिनेट के इस पूरे फैसले के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने का जो ये फैसला लिया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। सरकार ने इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करने का फैसला लिया है। ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर वाली जो कंपनियां हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसको बीपीसीएल और एचपीसीएल कहते हैं, इनके बीच ये 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जाएगी। ये सब्सिडी जो है बजट में जो आवंटित की गई थी करीब 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, उससे अतिरिक्त होगी। और ये सब्सिडी देने की जरूरत इस से पड़ी क्योंकि जून 2020 से जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें करीब 300% तक बढ़ी, लेकिन इन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी की कीमतें सिर्फ 72% बढ़ाई। इस वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, या फिर कहें तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी नुकसान या फिर अंडर रिकवरी के वजह में सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला लिया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब 26,000 करोड़ रुपए से लेकर 28,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन दिया गया है सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए। और ये भी जो पैसा दिया गया है, बता दूं, ये सिर्फ घरेलू एलपीजी के लिए है, ना कि पेट्रोल के लिए और ना कि डीजल के लिए है। जी, इसके अलावा लक्ष्मण जी, और कैबिनेट ने और कौन कौन से फैसले लिए हैं? इसके अलावा करीब 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसमें से 3 सबसे ज़्यादा जो अहम है वो आपको बता दूं कि सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल में बदलाव करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, उनके काम काज में ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, फंड जुटाने का रास्ता आसान किया जाए, बोर्ड के मेंबर को ज़्यादा सशक्त किया जाए, बोर्ड के मेंबर को ज़्यादा चुनाव में अधिकार दिए जाएँ, चुनाव ज़्यादा पारदर्शी तरीके से हो। इन सब के लिए सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और संसद के अगले सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो बता दूं कि कांडला में 2 खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने हैं। एक कांडला के टूना टेकरा में मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें करीब 1,719 करोड़ रुपए का लागत आना है। इसी तरीके से कांडला के टूना टेकरा में मल्टीपर्पज कार्गो टर्मिनल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ सरकार ने कॉम्पिटिशन एक्ट में भी कुछ जरूरी बदलाव किए हैं ताकि कारोबार करने के रास्ते को और ज्यादा आसान किए जाए।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण। और कैबिनेट के इन फैसलों के बाद अब बात मार्केट की, जो 3 दिनों की गिरावट के बाद शानदार कमबैक मार्केट ने किया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 479 पॉइंट चढ़कर 57,626 पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 17,124 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का हाल समझने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोटा। आप सबसे पहले यतिन बताइए क्या कुछ रहे आज मार्केट के हाईलाइट्स। देखिए, जैसे कि पिछली 2 दिनों से हम मार्केट पे प्रेशर देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं 17,000 का जो निफ्टी का लेवल है काफ़ी अहम था और वहाँ बाजार ने सपोर्ट लिया। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ज़बरदस्त तरीके से आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ लगभग डेज हाई पे बंद होते हुए नजर आए। सभी के सभी सेक्टर्स मीडिया छोड़ के हरे निशान में बंद हुए और कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन इस हफ्ते की शुरुआत में हमने प्रेशर देखा बाजार में, उसका आज रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखें एनएससी पे तो लगभग 1:1 रहा। तो आज बाजार में ओवरऑल खरीदारी का मूड रहा और मिड एंड स्मॉल कैप में खास करके थोड़ी बहुत आपको खरीदारी के मूड माहौल बनते हुए दिखाई दिया। जी, इसके अलावा हर दिन की तरह हम आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कौन से सेक्टर्स में तेजी और कहां दबाव आज देखा। देखिए, आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे गेनर्स दिखेंगे और जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, आपको पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स आपको यहाँ आपको तेजी में दिखेंगी। पावर ग्रिड, कोल इंडिया लगभग 3% ऊपर और एक्सिस बैंक लगातार दूसरे दिन ऊपर आपको 3% दिखेगा। बजाज ऑटो में भी आज खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग एंड पे कल जो तेजी आपने एशियन पेंट्स में देखी, यहाँ मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत होती हुई नजर आई, लगभग 1.5% नीचे ये काउंटर। अदानी एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डीज लैब और टाइटन जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप्स में काफ़ी सारा एक्शन था, खास करके वायदे बाजार के शेयर्स। एमएनएम फाइनेंशियल्स की बात करें, एलएनटी फाइनेंस की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो एनबीएफसी और फाइनेंशियल्स में आपको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स पे खरीदारी आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे लॉरस लैब, सिंजीन और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो लगभग 2 से 3% नीचे आज बंद होते हुए नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का अपडेट और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल एसबीआई ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। एसबीआई की तरफ से ये एक तरीके से कह सकते हैं त्योहारों पर एक बड़ा उपहार है। 31 जनवरी 2023 तक प्रोसेसिंग फीस पर ये छूट जो है वो जारी रहेगी। एसबीआई की तरफ से उसके सभी ग्राहकों को उसके प्रोसेसिंग फीस पर ये छूट दी गई है और लगातार एसबीआई ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट दे दी है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर है ये और काफ़ी राहत भरी खबर भी। 31 जनवरी 2023 तक प्रोसेसिंग फीस में ये छूट एसबीआई की तरफ से अभी तक दी गई है। होम लोन पर फिलहाल 0.25% तक की ये छूट का ऑफर मिलेगा और बढ़ते महंगाई के बीच और खास करके जिस तरीके से रेपो रेट के बाद लोगों को अपने ईएमआई के बढ़ने का टेंशन रहता है, उसको देखते हुए एसबीआई की तरफ से त्योहारों के सीजन में एक बड़ा कह सकते हैं सौगात उसके ग्राहकों को 31 जनवरी 2023 तक तो अभी प्रोसेसिंग फीस में छूट रहेगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात बाजार की थी। तो बाजार भले ही इस समय काफी उतार चढ़ाव में रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना हमेशा फायदेमंद है, ये कहना है मार्केट गुरु सौरभ मुखर्जी का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजार में उथल पुथल रहती है, पर अच्छी कंपनियां लंबे समय में बेहतर रिटर्न जरूर देती हैं। आपका एक मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा था जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उसको आपने टाइटल किया था इररिलेवेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। मतलब कि शॉर्ट टर्म में, हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है, अच्छा ही रहा है, लेकिन जो आप बात कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नॉइज ज्यादा होता है। और आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया वॉरेन बफेट का कि S&P 500 को मंथली फ्रेम में उन्होंने आधी बार आउट परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफी बार आउट परफॉर्म किया है। तो इसको कैसे समझे, मतलब क्या की पैरामीटर होना चाहिए इसमें शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का? देखिए, क्रिकेट का उदाहरण लेता हूं तो जैसे आपको शायद आपने देखा ही होगा, विराट कोहली जी करीबन 1.5-2 साल विराट कोहली जी की परफॉर्मेंस कमजोर रही। शायद कोविड का इम्पैक्ट आया होगा उनके परफॉर्मेंस पे। एनीवे, जब विराट कोहली जी 1.5-2 साल उनके रन कम बने, शतक बनाना कम हो गया, तो हमारे देश में हाहाकार मच गई। कुछ लोगों ने बोला विराट कोहली को ड्रॉप किया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसी माइंडसेट समझ ही नहीं आती। आपको दिख रहा है कि ये प्लेयर करीबन 15 साल से इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, शतक पे शतक मार रहा है। जाहिर है 1-1.5 साल
एक पुअर रन ऑफ फॉर्म आ ही सकता है, बट विराट कोहली की जो पेडिग्री है वो चली नहीं जाती, उनकी जो स्किल सेट है चली नहीं जाती, एंड हेंस अगर आप विराट कोहली के साथ परसिस्ट करें तो वो रन बनाना फिर से शुरू करते हैं, फिर से शतक बनाना शुरू करते हैं, जो उन्होंने हाल ही में फिर से किया है। तो सेम थिंग इन इन्वेस्टमेंट में 1-1.5 साल 2 साल की भी कोई मायने नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे नंबर दिखा रहे हो। मेरे ख्याल से 3 साल से कम का कोई नंबर का कुछ मतलब नहीं है। स्टॉक की परफॉर्मेंस हो या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस हो, 3 इयर्स एंड लेस की कोई मायने नहीं है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, अगर आप वॉरेन बफेट जी का देखो, करीबन आधे, अगर आप 1 मंथ होराइजन लो, 30 डेज का होराइजन लो, 50% ऑफ द टाइम वॉरेन बफेट जी 1 मंथ होराइजन में अंडर परफॉर्म किए हैं। 50% ऑफ द टाइम 1 मंथ होराइजन में अंडर परफॉर्म किए हैं। लेकिन अगर आप 3 ईयर होराइजन लो अनुज, 3 ईयर होराइजन लो, 80% ऑफ द टाइम वॉरेन बफेट ने आउट परफॉर्म किया है S&P 500 को, अगर हम 3 ईयर का होराइजन लेंगे। सिमिलरली अगर हम मार्सेलस की बात करें, अगर हम 3 ईयर होराइजन ले, हमारा करीबन 4 साल हो गया है इस कंपनी को, मार्सेलस को, तो करीबन 270-280 3 ईयर पीरियड्स है, मतलब 3 साल के रोलिंग पीरियड्स। देयर इज नॉट अ सिंगल पीरियड, कोई भी 3 साल का पीरियड नहीं है जहां पे हमने अंडर परफॉर्म किया है। एंड ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये जो अंडरलाइन कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में वो उनका क्रेडिट है। बिकॉज अगर आप 3 साल दोगे तो HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, डिवीज लैब, जिस प्रकार के स्टॉक CCP के अंदर बैठे हैं, वो शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। इसलिए 1 महीने का या 1 साल का भी कोई मायने नहीं है, क्रिकेट में हो या वॉरेन बफेट जी की परफॉर्मेंस हो या हमारे छोटी सी कंपनी के परफॉर्मेंस में हो। और मार्केट गुरु सौरभ मुखर्जी की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। और अब बात IMF की। ग्रोथ के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे है। IMF ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है IMF की इस रिपोर्ट में, बताएंगे यतिन मोहता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा भी कहना है और IMF का भी कहना है। जी हां, जो IMF ने GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए हैं 2022 और 2023 के, यहां हिंदुस्तान यानी इंडिया नंबर 1 पोजीशंस पे आता हुआ दिखाई देगा। इस साल की बात करें तो 6.8% की ग्रोथ इंडिया की होगी, ऐसा IMF का अनुमान है। और अगले साल भी मोमेंटम जारी रहेगा, लगभग 6.1% की ग्रोथ के साथ 2023 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया होगी। IMF का जो मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज और रैंकिंग वाइज इंडिया सबसे पहले पायदान पर रहेगा 2023 में। और जहां हम मंदी की बातें कर रहे हैं, US, चाइना, यूरोप के स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, यहां इंडिया आपको स्वीट स्पॉट में आता हुआ दिखाई देगा। पर्सपेक्टिव देने के लिए अगर हम ग्लोबल GDP की बात करें तो IMF का जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखाता है कि इस साल 2022 में आपको लगभग 3.2% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देगी और अगले साल 23 में आपको थोड़ी बहुत स्लो डाउन ग्रोथ में दिखाई देगी 2.7% के आसपास। अगर हम दूसरे विश्व की बड़ी इकोनॉमीज की बात करें जैसे US और चाइना, यहां भी आपको दिखेगा कि ग्रोथ के थोड़े बहुत कंसर्न है। इस साल US GDP लगभग 1.6% ग्रो होगा, जो आपको घटते हुए दिखाई देगा। इनका ग्रोथ रेट लगभग 23 में केवल 1% की ग्रोथ आपको US करता हुआ दिखाई दे सकता है IMF के प्रोजेक्शंस के हिसाब से। चाइना की भी बात करें तो 3.2% की ग्रोथ है, थोड़ा बहुत यहाँ सुधार होगा, बेस इफेक्ट के हिसाब से 4.4% की ग्रोथ है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा 6.1% जो इंडिया का अनुमान है FY 23 और कैलेंडर ईयर 23 का, वो सबसे ज़्यादा है और IMF इसीलिए इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे प्लेस कर रहा है GDP ग्रोथ के मामले में। और IMF ने दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई है, लेकिन यह भी कहा है कि भारत ऐसे हालात में भी सबसे अच्छी स्थिति में होगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सरकार ने सभी मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। आज एक मीटिंग में सरकार ने कहा कि कंपनियां जल्द अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट करें ताकि कंज्यूमर 5G सेवा का फायदा उठा सके। सैमसंग ने नवंबर और एप्पल ने दिसंबर में सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कही है। कंपनियों के साथ बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, ये जानते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट का ये चक्कर क्या है, सरकार ने कंपनियों से क्या कुछ कहा आज?
देखिए, जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने 5G सर्विसेज का रोल आउट करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। जो भारतीय एयरटेल है उसने 8 सर्किल में, तो जो रिलायंस जो है उसने 4 सर्किल में 5G सर्विसेज देने की शुरुआत जो है वो कर दी है। लेकिन अभी भी मोबाइल ग्राहक जो है अपने 5G हैंडसेट्स के ऊपर इन सेवाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके पीछे जो मोबाइल हैंडसेट कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर जो है अभी तक अपडेट जो है वो नहीं किए हैं। तो इसको लेकर के दूरसंचार विभाग ने आज मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के साथ बैठक बुलाई थी और उन्हें निर्देश दिए कि आप अपने सॉफ्टवेयर जो है जल्दी से जल्दी अपडेट जो है वो करें। तो उसके बाद जो एप्पल है उसने बयान जारी किया, उसने कहा कि वो दिसंबर तक अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर देगा और साथ ही साथ सैमसंग है उसके मुताबिक वो नवंबर तक अपने सभी हैंडसेट्स के अंदर 5G सॉफ्टवेयर का अपडेट जो है वो दे देगा। तो अब टेलीकॉम कंपनियां इसी बात की तैयारी कर रही है कि कब ये जो है मोबाइल हैंडसेट कंपनियां हैं वो अपना सॉफ्टवेयर जो है अपडेट जो है वो दे और उसके बाद सर्विसेज जो है मिलने की शुरुआत जो है वो हो पाए। जानकार मानते हैं कि दिसंबर तक सभी हैंडसेट्स के ऊपर 5G सेवाएं जो है उपलब्ध होंगी और उसके बाद जो ग्राहक है वो आसानी से इन 5G सेवाओं का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करेंगे डेंगू की, वो इसलिए क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ हर साल डेंगू का कहर हर शहर में लगभग बढ़ जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से समस्या और बड़ी हो रही है। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले। डिटेल लेते हैं इस पर दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं क्या अपडेट है डेंगू को लेकर आपके पास? देखिए, डेंगू की बात की जाए तो खास तौर पर राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसका काफी तेजी से पांव पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत करें राजधानी दिल्ली से, तो यहाँ पर जो डेंगू के मरीजों का आंकड़ा है वो 1000 का नंबर पार कर चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सबसे ज्यादा इस वक्त डेंगू के केसेस पाए गए हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार में केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और खास तौर पर जो नगर निगम है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ की सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल में 10 से 15% बेड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी एक हाई लेवल मीटिंग की गई और सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर किसी भी इलाके में डेंगू का कोई मरीज पाया जाता है तो रैंडम स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं फॉगिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका दीपाली। और बेमौसम बरसात और मौसम की बीमारियां मुसीबत पैदा कर सकती हैं, ऐसे में क्या रखे साफ। आपका स्वागत है। और बात जम्मू की, जहां 1 साल से ज्यादा समय से जो लोग वहां रह रहे हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए बस उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि वो पिछले 1 साल से जम्मू जिले में रह रहे हैं। प्रशासन के इस फैसले पर बड़ा सियासी घमासान मचा है। बीजेपी जहां इसे सही बता रही है तो वहीं कश्मीरी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। ये सब संविधान के अनुसार है और इसकी इजाजत हमारे देश का संविधान देता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।